हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेट्स हमारा चल रहा था और सेट्स में आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। किसकी बात करेंगे भाई? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। और साथ साथ में हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। किसकी भाई? वेन डायग्राम्स, ठीक है। थोड़ा बेसिक से हम वेन डायग्राम्स का भी पता करेंगे और ऑपरेशंस ऑफ सेट, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशंस ऑफ सेट में आता है दैट इज योर यूनियन। क्या आता है भाई? यूनियन। अब बात करते हैं यूनियन क्या होता है। सेट हम सीख चुके हैं, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक सेट लिया ए, मैं लिख दिया लेट बी दिस इज योर फर्स्ट सेट। एक दूसरा सेट लिया बी, ये मैंने दो सेट लिए, ठीक है। मैंने क्या ले लिए? दो सेट ले लिए, ठीक है। एक सेट ए ये है, एक सेट बी ये है, ठीक है। तो यूनियन को समझते हैं, पहले निकालना सीखते हैं, फिर सीखते हैं कि यूनियन एक्चुअली में क्या है, ठीक है। बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, दिस इज योर सिंबल फॉर यूनियन, यानी यूनियन के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? ऐसे आप बोल सकते हो यू, ठीक है। तो दिस इज अ सिंबल फॉर यूनियन, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फिर से एक सेट है। कैसा सेट है भाई? इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं बात करूं यूनियन वर्ड की, तो यूनियन से आपको समझ में आता है कि क्या? इकट्ठा हो जाना, इकट्ठे कर देना, कुछ लोगों को इकट्ठे कर देना। तो सिंपली अगर मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लो ये वो स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, और ये वो स्टूडेंट है जो मान लो फिजिक्स पढ़ते हैं मेरी, ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जो मैथ्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं फिजिक्स। मैंने बोला सारे स्टूडेंट को इकट्ठे कर लो, जो भी मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं सबको क्या कर लो? इकट्ठे कर लो, उनको एक यूनियन बना दो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? यूनियन। तो इस बात से समझ गए, इसका मतलब जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको भी और जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको भी, सबको क्या कर लो? इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठे कर दो, एक क्लास में इकट्ठे कर दो, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैथ्स कौन कौन से पढ़ते हैं भाई? मैंने देखा 1 पढ़ता है, 2 पढ़ता है, 3 पढ़ता है और 4 पढ़ता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा कि 3 फिर से आ गया, 3 फिजिक्स भी पढ़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। 3 को आप 2 बार लेके आओगे, एक बंदा है, क्या मैं उसको 2 बार लेके आऊंगा? नहीं ना। तो सिंपल से 3 पहले से आ चुका है। अब फिजिक्स वाली क्लास के मैं पूछ रहा हूँ कि 3 पहले से आ चुका है, 4 भी आ चुका है। अब मुझे किस किस को बुलाना है? 5, 6 और 7 को बुलाना है। दैट इज योर ए यूनियन बी, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था, उससे मैंने आपको समझाया कि यूनियन क्या होता है। यूनियन मतलब इकट्ठा कर देना, यानी 2 सेट हैं, द सेट ए, सेट बी, ठीक है। इन दोनों का यूनियन निकालने का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनको इकट्ठे कर दो, ठीक है। अब इकट्ठे करने का, अब इस चीज को आप एक तरीके से और समझ सकते हो, मतलब इन दोनों को मिला देना, यानी ए यूनियन बी अगर मैं दूसरे तरीके से निकालूं तो मैं बोलूंगा कि इसमें क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। इसमें जो भी सारे लिख दो, दैट इज योर 3 4 5 6 एंड 7। मैंने सबको क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि किसी भी एक सेट में मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करता। जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये चीज सीखी थी, 3 और 3 रिपीट हो रहे हैं भाई, तो इट मीन्स मैं इसको क्या लिखूंगा? एक ही बार लिखूंगा। 1 रिपीट नहीं हो रहा है एज इट इज, 2 नहीं हो रहा है एज इट इज, 3 रिपीट हो रहा है तो मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा, 4 रिपीट हो रहा है मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा, एंड देन 5 6 एंड 7 एज इट इज। इट मीन्स किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, बार बार नहीं लिखते, यानी कोई भी चीज को मैं सिर्फ एक ही बार लिखता हूं। सिंपल है। तो दैट इज योर यूनियन। तो सिंपल सी बात समझ में आई, ठीक है। मतलब 2 सेट अगर मुझे गिवन हो तो क्या करना है? दोनों को जस्ट इकट्ठे लिख दो और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं एक और सेट ले लेता हूँ। लेट बी सेट ए इज देयर, लेट इज ए बी सी डी और ई, मैंने ये बोल दिया, एंड द सेट बी इज देयर, ठीक है भाई। ये 2 सेट है मेरे पास। फिर से मैं आपसे बोलूं कि फाइंड ए यूनियन बी, मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहला सेट एज इट इज लिख दो, मैंने लिख दिया, दैट इज योर ए कॉमा बी सी डी एंड ई। दूसरा सेट भी एज इट इज लिखना है, तो ए लिखता हूं, ए तो पहले है मेरे पास तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आई मेरे पास नहीं है, मैंने लिख दिया। ओ मेरे पास नहीं है, मैंने लिख दिया। यू मेरे पास नहीं है, मैंने लिख दिया। ई मेरे पास फिर से है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर ए यूनियन बी। सिंपल है, दैट्स योर ए यूनियन बी। सबसे बेसिक, बहुत आसान सा चीज, ठीक है। तो समझ में आया भी ए यूनियन बी क्या होता है? यूनियन मतलब इकट्ठे कर देना, ठीक है। यूनियन बना देना, इकट्ठे कर देना, ठीक है। इकट्ठे का सिंपल सा बताया कि एज इट इज दोनों को इकट्ठा कर दो। अब मुझे पता है कि कोई भी एलिमेंट
एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए किसी सेट में, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें क्या लिखूंगा, एक एक बार लिखूंगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया क्लास वाला, ये बच्चे वो हैं मैथ्स पढ़ते हैं, ये फिजिक्स पढ़ते हैं, मुझे सभी बच्चे इकट्ठे करने हैं ठीक है। तो पहले मैंने चारों जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको बुलाया, सारे आ गए। अब मैंने बोला फिजिक्स वाले आ जाओ, तो ये बोलेंगे सर हम तो मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये तो पहले ही आ चुके हैं, तो बाकी जो बचे उनको बुला लो, दैट्स योर यूनियन। सिंपल है, आई थिंक बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम बात कर रहे थे साथ साथ वेन डायग्राम की, ठीक है, तो इसकी हम साथ साथ बात करते रहते हैं, जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे उनके साथ साथ वेन डायग्राम हम बनाते रहेंगे, ताकि जब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ें तब तक हमारा वेन डायग्राम अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मैं साथ साथ ऑपरेशंस करवाऊंगा आपको, ठीक है, और साथ साथ इनके वेन डायग्राम बनाने भी सिखाऊंगा, ठीक है भाई ठीक है। तो अब देखो वेन डायग्राम में क्या होता है भाई, ये सिंपली जो मेरे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो मेरे सेट्स के ऊपर मैं ऑपरेशंस करता हूं, जैसे हमने फर्स्ट किया यूनियन, ठीक है, ऐसे और भी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिशियन था जिसने ये डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे है ये वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, दो चीजें होती है। द फर्स्ट थिंग इज, एक मैं बनाता हूं रेक्टेंगल, क्या बनाता हूं, रेक्टेंगल बनाता हूं, ठीक है, मुझे पता है ये रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल हमेशा रिप्रेजेंट करेगी किसको, यूनिवर्सल सेट को। किसको करेगी भाई, यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूनिवर्सल सेट को। और अगर मैं सर्कल से बनाता हूं तो सर्कल रिप्रेजेंट किसका करेगा, सिंपल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है भाई, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आते हैं, ठीक है। इट मीन्स जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ नंबर्स, और वी कैन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने बोला, तो इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब के लिए ये किसका काम करेगा, मेरा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलने वाला, मान लो दैट इज n, ठीक है। अब देखो इसके कितने सारे सबसेट बन सकते हैं, मैं बोल सकता सेट ऑफ ऑड नंबर और वी कैन से ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 10। ये कितने सारे सेट हैं जो इसके अंदर ही आते हैं। इट मीन्स फॉर ऑल दो सेट दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। और कोई भी सेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए बोला तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो सेट ए दिखाना था तो मैं इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। एज इट इज सेट बी क्या है, सेट बी है मेरा दिस इज 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को इकट्ठे दिखाना है, मुझे क्या करना है इकट्ठे, यानी मुझे ए यूनियन बी निकालना है। नीचे वाला हटा दूं भाई, तो कैसे होगा देखो अब मैंने देखा सेट ए मेरा ये है और सेट बी है। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी है, ठीक है। तो सेट ए में क्या क्या है 1 2 और 3 और 4 किस किस में है, बी में भी है और ए में भी है। तो दिस इज योर सेट ए, ये आपका है सेट बी। सेट ए में क्या है 1 2 3 4, यानी इस सर्कल में जो भी चीजें आती है वो किस में आती है, सेट ए में आती है, ठीक है। बी में क्या क्या आता है भाई 3 4 तो आता है, तो ये 3 4 ए में भी है और बी में भी है, 3 4 एंड 5 6 7, ठीक है भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको यूनियन, इट मीन्स दिस होल, ये अगर मैं पूरा डार्क कर दूं, अगर मैं ये पूरा मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज योर ए यूनियन बी। आपको पता होना चाहिए दिस शोज ए यूनियन बी, ठीक है। ये पूरा ए यूनियन बी करता है। देखो इस पूरे में क्या क्या आना चाहिए, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन दिस शोज योर ए यूनियन बी। दिस इज योर वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। किसके लिए वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी के लिए। सिंपल सी बात है, समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इस वेन डायग्राम को हम बनाते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती है। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन ऑपरेशंस करते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, वेन डायग्राम पे स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उनके लिए वेन डायग्राम बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो आप मिनटों में इनको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। वेन डायग्राम में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं और सर्कल से सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, अब कई बार क्या होता है बुक्स में ऐसे दिया होता है इसी चीज को, जैसे मैंने ये वाला रिप्रेजेंट किया, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था कि दैट इज योर सेट ए, दैट इज योर सेट बी एंड दिस होल रिप्रेजेंट योर ए यूनियन बी।
एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब आपकी यूनिवर्सल सेट की बात नहीं हो रही हो, इट मीन जैसे मैंने ए और बी सेट की बात की, इनका मैंने यूनियन लिया, यहाँ पे कहीं पे भी यूनिवर्सल सेट की बात नहीं थी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बनाओ, चाहो तो इसको ऐसे बनाओ, नो प्रॉब्लम, दोनों ही सही है, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, दैट इज योर, ये हटा देता हूं आई थिंक। फर्स्ट ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, दैट इज योर यूनियन, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, मीन्स यू से, एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, मैं सेम सेट लेता हूं ए और बी, ठीक है, मुझे इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई ये वो बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, ये वो बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं, सब बच्चे इकट्ठे कर लो। तो मैंने क्या किया, सबको बुला लिया, मैथ्स और फिजिक्स सबको इकट्ठा कर लिया, दिस बिकम योर यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो बच्चे बुला लो जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो क्या पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने देखा 3 और 4 यहाँ पे भी है और 3 4 यहाँ पे भी है, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज 3, 4, दैट्स इट, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या था मेरा, ए यूनियन बी की जब मैंने बात की, ठीक है, ये भी मेरा एक सेट है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, ठीक है, हुज एलिमेंट belongs to set A और set B, ठीक है। मैंने क्या बोला कि A यूनियन B क्या होता है, सेट होता है, ये भी एक सेट होता है, ठीक है, whose element belongs to set A और set B, या तो सेट A को बिलोंग करना चाहिए जिसके एलिमेंट या तो सेट A को बिलोंग करे या सेट B को बिलोंग करे। और ध्यान रखने वाली बात यह है, वो बताने वाली बात भी नहीं कि किसी भी सेट में मेरे एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहां से एक चीज समझ में आती है मेरे कि इसके एलिमेंट या तो ए में होंगे या फिर वो बी में होंगे, या तो ए में होंगे या बी में होंगे, ठीक है। या जैसे 1 है ए इसको बिलोंग करता है, 7 जो है वो बी को बिलोंग करता है, नो प्रॉब्लम, दोनों के लेके आऊंगा मैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस यूनियन का मतलब एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो, इसका मतलब होता है और, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला नहीं, ठीक है, इंग्लिश वाला और मतलब या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक हो मेरा काम चल जाएगा, या तो ये हो या फिर ये हो, दोनों से मेरा काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। बट इंटरसेक्शन ने क्या बताया, इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया कि जो मैथ्स पढ़ते हैं और फिजिक्स दोनों जो पढ़ते हैं ना, दोनों सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो बच्चे बुला लो। तो ये तो वो बच्चे हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लिया, इट मीन्स ये मेरा होता है इंटरसेक्शन, और इसको हम बोलते हैं एंड। ये क्या हो जाता है मेरा एंड, यानी अगर इंटरसेक्शन को मैं लिखना चाहूं कि मैं डिफाइन करना चाहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए सेट हुज, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, सेट ही है, ठीक है, जिसके हुज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है, दोनों को बिलोंग करना चाहिए, ए को भी और बी को भी, ए को भी बिलोंग करना चाहिए और बी को भी बिलोंग, और का मतलब या तो ए को करे या बी को करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एंड का मतलब क्या है, ए को करे और बी को करे, यानी दोनों को बिलोंग करे, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे चीजें समझ में आ गई है कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है, ठीक है। यूनियन मतलब सबको इकट्ठा कर दो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में ये जो डायग्राम बना है, इसी को मैं अलग से बनाता हूं, तो मैंने यहां पे शो किया, दैट इज योर 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4। तो इंटरसेक्शन से आप ये चीज भी समझ सकते हो, कहीं पे भी आप इंटरसेक्शन सर्च करोगे आपको ऐसा कुछ डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। यानी एक चीज में से, यानी मैं बात करूं कि ये मान लो कुछ है, इसमें से दूसरा डायग्राम ये है, ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दिस वन, इट मीन जहां पे दोनों चीजें होंगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में? तो दिस इज योर इंटरसेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ए यूनियन बी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज योर वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज योर वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आई, ठीक है। ठीक है,
कि ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है भाई। अब एक दो, चलो इसको हटा देता हूं और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। और साथ में हम बात कर लें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों की बात साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन और भी है लेकिन हमने सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन किया है, पहले उन्हीं को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है तो यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो फर्स्ट मैं बोलता हूं कि अगर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेम मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मेरे पास सेट ए के है 1 2 3 4 यही था मेरे पास, और मेरे पास सेट बी है। अब मुझे चाहे ए यूनियन बी निकालना हो चाहे बी यूनियन ए निकालना हो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई इस बात से फर्क पड़ेगा? ठीक है, मुझे इकट्ठे करने हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये बच्चे वो हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, ये बच्चे वो हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, और ये दो बच्चे इनमें वो हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है तो मैं आपसे बोलूँ कि सारे बच्चे इकट्ठे करने हैं, तो पहले मैं मैथ्स वाली क्लास में जाके अनाउंसमेंट करूँ कि भाई तुम लोग आ जाओ पहले, या फिर पहले मैं फिजिक्स वाली में जाके अनाउंसमेंट करूँ, क्या कुछ उस बात से फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है तो जैसे जनरली हमने क्या बोला, अगर मान लो ए यूनियन बी निकालता तो मैं क्या लिख देता, भाई पहले हम ए को देख लेते हैं, तो दिस इज योर 1 2 3 4, फिर मैं बी में गया, दो तो बच्चे पहले ही जा चुके हैं, बाकी बचा मेरे 5 6 7। ठीक है, अब मैंने देखा कि बी यूनियन ए अगर मैं निकालता हूं, तो मान लो मैं पहले बी में गया तो मैंने लिख दिया 3 4 5 6 7। अब मैं ए में जाता हूं तो मेरे पास 3 4 तो पहले आ चुके हैं, बाकी बचा 1 2। क्या ये दोनों इक्वल है? एक ही बात है। यस बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक दो आगे पीछे और कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स दोनों बातें क्या है, सेम ही है। तो दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, एज इट इज इंटरसेक्शन के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यस और नो? क्या दोनों के बीच में, जैसे मैंने यहां से बोला, क्या दोनों के बीच में कॉमन, मैं आपको बोलूं बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, क्या दोनों में जो बीच वाले कॉमन है उनमें कुछ फर्क पड़ेगा? आप दोनों ही चीजें निकालोगे हमेशा, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो। ठीक है, ए और बी के बीच में कॉमन क्या है, 3 और 4 है, और बी और ए के बीच में कॉमन 3 ही 4 ही है। दैट्स योर सेम। ठीक है भाई, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, दोनों एक ही बात होगी। आई बात समझ में भाई? हटा दूं? ठीक है, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी और इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब सेट्स मेरे क्या होते हैं, यूनियन में कम्यूटेटिव होते हैं। सेकंड बात करते हैं कि अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालता हूं, मेरे पास अब 3 सेट है, 2 की बजाय क्या है 3 सेट। तो जैसे मैंने 2 का यूनियन निकालना सीखा, 3 का भी निकाल सकता हूं। ठीक है ठीक है, या फिर मैं करता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी करता हूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम प्रूव करते हैं कि मैंने एक सेट ए ले लिया, लेट बी दिस इज ए बी सी, सेट बी ले लिया मैंने, और मैंने सेट सी ले लिया, लेट बी दिस इज कुछ भी। ठीक है, दिस आर द सेट्स। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, इनमें से यूनियन निकालता हूं। ठीक है, तो पहले अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालो भाई। ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी का मतलब है इन दोनों में। ठीक है, तो पहले सेट ए को मैं इधर लिखता हूं, ए बी सी कॉमा बी। अब बी में जाओ, सी तो मेरे पास पहले से लिख दिया मैंने, तो बाकी का बचा डी ई एफ। दैट्स इट। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी एक सेट बन गया पूरा। अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है।
तो अब इस पूरे सेट का यानी इस वाले सेट का यूनियन किसके साथ लोगे? सी के साथ। इट मीन्स ए यूनियन बी एक सेट है, इसका यूनियन मुझे लेना है किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, तो इट मीन्स पहले ये एज इट इज लिख देता हूँ, तो दैट इज योर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। तो ये तो सारे एलिमेंट एज इट इज आ गए इसके। तो अब इसमें देखो डी मेरे पास पहले से छोड़ दिया मैंने, बाकी क्या बचा? आई जे और के। दैट्स योर ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यानी अगर आपको 3 का निकालना हो तो पहले 2 का निकालो, फिर तीसरे के साथ निकालो। अब चाहे पहले 2 का निकालो या बाद वाले 2 का पहले निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एज इट इज जैसे ये वाला अगर मैं करूं तो मैं निकालता हूं, अगर बी यूनियन सी निकालता हूं तो बी यूनियन सी बताओ क्या होगा? बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेना है, तो पहले बी के एलिमेंट लिख देता हूं, दैट इज सी डी ई और एफ। अब आगे चलता हूं, डी तो मैंने पहले लिख दिया, बाकी बचा आई जे एन के। ठीक है भाई, ये क्या आ गया? बी यूनियन सी। अब मुझे इसके साथ ए चाहिए, इट मीन्स मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए में क्या एलिमेंट है भाई? ए का, और इसका मुझे चाहिए अब यूनियन। तो ए में है ए बी सी, मैंने लिख दिया, दैट इज योर ए कॉमा बी कॉमा सी। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या है? सी तो पहले से आ चुका है, बाकी एलिमेंट नहीं आए हैं तो उनको लिख देता हूं मैं। ठीक है, हर एलिमेंट के बीच में कॉमा जरूर होना चाहिए। क्या ये दोनों बातें सेम है? यस, तो दिस इज योर प्रॉपर्टी। सेम एज इट इज आप लिख सकते हो इंटरसेक्शन के अंदर भी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स मेरे सेट जो है वो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही ऑपरेशन में क्या है? काउंटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ठीक है, इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चेक करना हो तो देखो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, मान लो सेट ए बोला मैंने, दैट इज योर 1 2 3 4। सेट बी बोला मैंने, और सेट सी बोला मैंने। ठीक है भाई, हो गया। S2 की बजाय कुछ और ले लो, 10 ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, तो फर्स्ट निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो इन दोनों के बीच में कॉमन मैंने निकाला, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई? इन दोनों के बीच में कॉमन 2 3 2 3, यही कॉमन है सिर्फ, तो मैंने लिख दिया दिस इज योर 2 3। लेकिन मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए मुझे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहला सेट तो ये रहा मेरा, दूसरा सेट सी, सी कहाँ है? ये रहा। इन दोनों के बीच में कॉमन देखो 3 है भाई, ये और ये ही सिर्फ एलिमेंट कॉमन है, तो इट मीन्स दिस बिकम 3। गॉट इट? ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले मैं निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी। यहां से बी इंटरसेक्शन सी देखो क्या आएगा? बी और सी के बीच में क्या कॉमन है? मैंने देखा बी और सी के बीच में सिर्फ कॉमन है 3। क्या कॉमन है? सिर्फ 3, तो मैंने लिख दिया 3। मुझे तो चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, यानी इसके और ए के बीच में कॉमन। इसके और ए के बीच में क्या है? यहाँ तो ए के एलिमेंट 3, तो यही कॉमन हो सकता है, तो यहाँ 3, तो दैट इज योर 3। ठीक है, तो दिस एंड दिस आर इक्वल, इट मीन इंटरसेक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आई बात समझ में भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वैसे आपको पता होनी चाहिए, जस्ट आपका यूनियन वगैरह अभी क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा जोर देके बता रहा हूँ बस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, मैं बोलूँ कि ए यूनियन ए क्या होगा भाई? ए यूनियन ए क्या होगा? ठीक है, मेरे पास एक सेट ए है, मान लो 1 2, और उसका यूनियन मुझे इसी के साथ यानी 1 2 के साथ ही चाहिए, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ठीक है, सेट ए की है तो यूनियन क्या होगा? मैंने ए यूनियन ए अगर निकालूं तो दैट इज योर 1 2। ठीक है, ये मैंने बुला लिए, तो ये तो वही आने वाला है ना, सेम। तो इट मीन्स ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ये हमेशा किसके इक्वल होगा? ए के ही इक्वल होगा। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। वो भी किसके इक्वल होगा? ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन का साइन है भाई, ये मेरा है यूनियन के लिए, किसके इक्वल होगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट
ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? सिंपल सा आप ये बोल रहे हो कि इसके अंदर ये आता है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और यहां पे मेरा सेट आता है ए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने बोला कि ये मेरा पूरा स्कूल है, सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं और ये क्लास 11th के स्टूडेंट है, ये 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और ये मेरा है पूरे स्कूल का, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या करना है? इकट्ठे करने हैं। इट मीन्स मैं बोल दूं कि सारे स्कूल को मुझे इकट्ठा करना है, तो क्या +1 वाले स्टूडेंट उसी में आ जाएंगे? यस और नो? क्या मुझे दोबारा उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बोल दूं कि पूरे स्कूल के बच्चे एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। तो ये वाले बच्चे कौन से हैं भाई? स्कूल में तो आते हैं, तभी तो 11th में है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। यूनियन मतलब इकट्ठा करना है, सभी बच्चों को इकट्ठा करना है, तो सभी बच्चों में ये अपने आप आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो मेरे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू मैंने 10 तक ले लिया, छोटा लिया, ठीक है। और मेरा एक सेट ए है, मान लो इसी में है दैट इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10। मैंने बोला ए यूनियन यू निकालो, इन दोनों की यूनियन चाहिए मुझे। क्या होगा भाई? फर्स्ट का मैंने एज इट लिखा, मीन्स 1 2 3 4 एंड अप टू 10। क्या इसमें ये सारे आ गए? अब मैंने ये सारे लिखे, अब मैं देखता हूँ इसमें से कौन कौन से नहीं है। रिपीट तो नहीं करूँगा, 2 पहले से है, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, तो टीच मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई बात समझ में? सिंपल है। अब यहाँ से एक चीज़ और मिलती है कि भाई मान लो यूनिवर्सल सेट की बजाय ये बी होता, इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट होता है तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी 5 भी लिख लो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जब क्या होगा? बी का सबसेट होगा, तब ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी। यानी सेम ही बात है, ठीक है। यूनिवर्सल से आप दोनों प्रॉपर्टी को सेम की तरह कंसीडर कर सकते हो, ठीक है भाई। हो जाएगा, इसको हटा दूं। सेम एज इट इज सेम प्रॉपर्टीज अगर हम इसमें देखें तो अगर मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, भाई मैंने बोला पूरे स्कूल के बच्चे और 11th क्लास में कॉमन क्या है? पूरे स्कूल के बच्चे और 11th क्लास में कॉमन क्या है? 11th क्लास के बच्चे, ये तो कॉमन हुआ ना, ठीक है। ये स्कूल के स्टूडेंट भी है और 11th स्टैंडर्ड में भी है, ठीक है, तो यही कॉमन होगा। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन यूनियन इज ऑलवेज इक्वल टू ए। आई बस समझ में? नेक्स्ट सेम एज इट इज, अगर मैं 5th वाली कंडीशन लेता हूं कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, यानी इसी का है, ठीक है, एक्सटेंशन, तो इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई? मैंने बोला ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आते हैं? बी के अंदर आते हैं। यानी सेम एग्जांपल ले सकते हो आप कि ये क्या है? पूरे स्कूल के स्टूडेंट, ये क्या है? 11th स्टैंडर्ड के, तो दोनों में कॉमन क्या है? 11th वाले, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। यानी ये दोनों बातें एक ही बात बोल रही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है भाई। हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर बोलता हूं ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई मीन्स फाई क्या होता था हमारा? हमने पहले पढ़ चुका, दैट इज योर एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, दैट इज योर एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू किसके आएगा? ए के इक्वल। क्यों भाई? क्योंकि ए एक मेरा सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, ए मेरा एक सेट है जिसके अंदर है, फाई क्या है? जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो इट मीन्स मान लो मेरे पास ए एक सेट है, दैट इज 1 2 3 आप मान लो ये इतना ही है, और दूसरा सेट मैंने बी लिया, दैट इज योर फाई मीन्स एम्प्टी सेट, और वी कैन से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनका यूनियन निकालो। यूनियन मतलब सबको इकट्ठे करना है, तो बच्चे तो यही हैं, यह तो क्लासरूम खाली पड़ा है, तो इट मीन्स बच्चे यही वाले, यही बुलाने। इट मीन्स ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए। अब यही बात मैं यहां पे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा भाई? ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? यानी एक क्लास में बच्चे हैं और दूसरे में बच्चे ही नहीं है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मतलब इज ऑलवेज इक्वल टू फाई। ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई होगा, ध्यान रखना। हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये एम्प्टी सेट होगा, पता है, इसको हटा देता हूं, ठीक है। कितनी होगी? 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज और कि जैसे मैंने निकाला मान लो ए यूनियन बी, तो ए और बी का अगर मैं यूनियन निकालता हूं तो ए हमेशा सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का, और बी भी हमेशा सबसेट होगा किसका? ए यूनियन बी का। यस और नो? ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो?
देखो सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे पास एक सेट ए है मान लो 1, 2, 3, दूसरा सेट बी है मान लो दैट इज़ योर 3, 4। मैंने निकाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी समझ गए, तो मैंने सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया, दैट इज योर ए यूनियन बी। क्या ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है? यस और नो? बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं है। ये 3 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, इट मींस ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सेम एज इट इज बी के सारे एलिमेंट भी इसके अंदर 100% आएंगे, इट मींस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आया भाई? हो जाएगा ठीक है। तो दैट इज योर A is always subset of A union B and B is always subset of A union B। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि A इंटरसेक्शन B is always a subset of A and A इंटरसेक्शन B is always subset of B also। इन दोनों का क्या होगा? सबसेट होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि भाई इन दोनों के कॉमन एलिमेंट तो इसके अंदर आते हैं। जैसे ये है, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या मिलेगा? दैट इज योर कॉमन क्या है? 3। तो अगर मैं बात करूं क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल, इसके अंदर 3 आता है। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है वो इसके अंदर आता है, यानी इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो इनके अंदर तो 100% आएंगे। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। नाउ द लास्ट वन, लास्ट प्रॉपर्टी है, क्या होगी देखो आप इसी के लिए बोल सकते हो कि यूनियन के लिए ये तो बस ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए नहीं होगी। कि अगर मैं बोलूं कि A यूनियन B इज इक्वल टू क्या है? 5 है। मैंने 2 सेट लिए, दोनों का यूनियन लिया और अगर वो मुझे 5 मिलता है, इसका मतलब 100% श्योर है कि दोनों सेट किसके इक्वल हैं? 5 के इक्वल, यानी दोनों सेट मेरे क्या हैं? एम्प्टी है। क्योंकि अगर किसी भी एक सेट में एक भी एलिमेंट मिल गया, मान लो एक एम्प्टी है और एक खाली है, तो इट मीन्स इनका यूनियन क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? 5 हो तब ये भी खाली हो, ये भी खाली हो, तो ये भी खाली ही मिलेगा। ठीक है, तो A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल, अगर ये क्या है? एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि A और B दोनों ही मेरे क्या हैं? एम्प्टी सेट हैं। ठीक है अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं होगी ये, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो ये पॉसिबल है। कैसे? कि A मैंने सेट लिया 1, 2, 3, 4, मैंने एक सेट B लिया 5, 6, 7, 8, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। क्या कुछ भी कॉमन है दोनों में? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है इस टाइप के सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है, उस टाइप के सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इनको क्या बोलते हैं हम? डिसजॉइंट सेट। तो एक और चीज नहीं सीखी हमने कि 2 ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 होता है, उनको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये A और B डिसजॉइंट सेट है, तो आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालोगे। अगर इंटरसेक्शन में 5 आता है, मीन्स एम्प्टी सेट आता है, तो इट मीन्स आप बोल दोगे कि देज आर डिसजॉइंट सेट। ये क्या है? मेरे डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने सीख लिया यूनियन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है तो जस्ट मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताई है। ठीक है, तो ज़्यादा इन पर फोकस करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप आपको आती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे हम प्रूव वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे लेते हैं, 1-2 प्रॉपर्टीज और देखते हैं। 1-2 कंबाइन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं किसकी? यूनियन और इंटरसेक्शन की। 2 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट वन इज, अगर मैं बोलता हूँ A यूनियन B इंटरसेक्शन C, या फिर मैं बोलूँ A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास। ठीक है, तो इनको अगर मैं ओपन करना चाहूँ, इनका हम प्रूफ भी देखेंगे बाय वेन डायग्राम। ठीक है तो वेन डायग्राम भी आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ A यूनियन B इंटरसेक्शन C की, तो इसको कैसे करना है? देखो सिंपल, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आते थे। हम क्या करते थे? अगर मुझे x इंटू वाई प्लस जेड मिलता था, तो मैं क्या करता? इस x की मल्टीप्लाई पहले y के साथ, तो x इंटू वाई, बीच में प्लस का साइन एज इट इज, और ये x इंटू जेड हो जाता था। ये सुनो सेम एज इट इज, बस यहाँ इंटू की जगह पे यूनियन है, प्लस की जगह पे इंटरसेक्शन है।
ठीक है। तो सेम एज इट इज दिस बिकम ए यूनियन, यानी बाहर वाला जो साइन है इसके साथ आएगा, बाहर वाला जो साइन है इसके साथ भी आएगा, और बीच में क्या लग जाता है, जो बीच में साइन है मीन्स इंटरसेक्शन का। दैट्स योर ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन कंबाइन है। अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी यूनियन की अलग थी, इंटरसेक्शन अलग था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आ गए। सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ लगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। तो अब यहाँ पे बाहर इंटरसेक्शन है, दिस बिकम ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में साइन जाएगा ये बीच वाला, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है वो भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब मेरे पास 3 सेट है ए बी सी, तो मैंने ले लिया, लेट बी दिस इज योर फर्स्ट सेट ए बी एंड द थर्ड वन इज सी। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया ये आपका है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली फिर से ए बी सी तीनों बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि मैंने डायग्राम जो बनाया है वो जो चीज़ें मैंने बोली है, जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, इसको हम प्रूव करना सीखेंगे दूसरे तरीके से भी, बट आज हम वेन डायग्राम से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 प्रॉपर्टीज और भी पढ़नी है हमें आज की क्लास में, तो वो चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, और सॉरी ऑपरेशंस पढ़ने हैं हमें सेट्स के ऊपर। ठीक है, 2 ऑपरेशन और पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और देन उससे नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बोला मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट। तो मैं अगर देखूं ये मेरा है बी और ये सी है, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, ये वाला। मैं इसकी स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं यहाँ पे, दिस इज योर कॉमन पार्ट फॉर दिस। तो ये क्या होगा मेरा, दिस ओनली रिप्रेजेंटेड बी इंटरसेक्शन सी। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनियन विद दिस। तो ये एक हो गया, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये एक सेट हो गया। इस सेट का यूनियन चाहिए किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है, ये है, तो इस ए के साथ यूनियन मतलब सबको इकट्ठा कर दो। ये तो इकट्ठा पड़े हैं, बाकी जो जो ए में आता है उसको ले आओ। तो मैंने ए में कौन कौन सा आता है, ये जो ए में आता है वहां पे भी मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता हूं। तो आई थिंक दिस इज योर ए, ये तो पूरा जो डार्क है मैंने किया, दैट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब सेम देखते हैं, क्या ये भी यही एरिया कवर करेगा, क्या इसका। अब देखो ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है, इनका वेन डायग्राम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चेक करते हैं। द फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, मतलब ए और बी को इकट्ठा कर दो। तो इट मीन्स मैं इसमें क्या करता हूँ, ए और बी का यूनियन ऐसा कुछ होगा। इट मीन्स जो ए में भी आता है तो ये पार्ट वो है जो मेरा ए में आता है, बी में कौन सा आता है, ये वाला पार्ट है वो जो बी में आता है। तो मैंने ये क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाल दिया। निकल गया भाई ए यूनियन बी, वेरी गुड। अब मुझे निकालना है ए यूनियन सी, ए का सी के साथ। तो ए का सी के साथ के लिए मैं क्या स्ट्रेट लाइन यूज करूंगा। ठीक है, मीन्स वर्टिकल लाइन। तो ए इंटरसेक्स यूनियन सी चाहिए मुझे, तो ए वाला ये वाला पार्ट मीन्स मैंने इनका क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूं। ये ए का पार्ट है सारा मेरा, तो ए यूनियन सी चाहिए, तो अब मैं चलता हूं सी में। ये मेरा हो गया सी का। ठीक है, जो सी का पार्ट है उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। मीन्स ए यूनियन बी के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की, ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने वर्टिकल लाइन शो की। ए और सी का जो यूनियन किया मैंने, यानी ए और सी जिसमें पार्ट आएगा, यानी जहां जहां वर्टिकल लाइन दिख रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन सी को, जहां आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा भाई, देखो इन दोनों में वही चीज कॉमन होगी जिसमें दोनों चीजें आती होगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन किसमें आती है, ए यूनियन बी में, वर्टिकल लाइन किसमें आती है, ए यूनियन सी में। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में जिस भी एरिया में मेरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों आती है वो क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन। तो वो देखो कहाँ कहाँ आती है, एक तो इस वाले एरिया में आ रही है, इसमें आ रही है, ये पूरे में आ रही है, यानी ये यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो इस लाइन्स को मैं देखो हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि आपको अगर ऐसे डायग्राम बनाना हो तो इसको मैंने हटा दिया, जहाँ पे सिर्फ वर्टिकल या सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो मैं हटा दे रहा हूँ। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है तो इनको भी मैंने हटा दिया।
अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं दोनों डायग्राम में, क्या दोनों में डिफरेंस है कुछ भी? दोनों सेम है। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दैट्स इट। सिंपल है भाई, हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको जैसे एग्जांपल लेके किया था वैसे करके दिखाओ, तो वैसे करके देख लो। 3 सेट ले लो कोई भी अपनी मर्जी से। 1 2 3 4 5 मैंने मान लो ये ले लिया, एक मैंने बी ले लिया, लेट बी दिस इज 2 3 4 7 9, और एक मैंने सी ले लिया, दैट इज मान लो मैंने ले लिया ये है मेरा, ठीक है। दोनों चीजें निकाल के देखो। फर्स्ट मैं करता हूं, ये वाला पार्ट करें तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच में कॉमन, बी और सी के बीच में कॉमन क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी निकाला मैंने पहले क्या मिलेगा भाई? बी और सी के बीच में कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 9 है, 9 है। इट मीन्स 3 4 और 9, 3 4 9, ये है मेरा बी इंटरसेक्शन सी। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसका यूनियन चाहिए किसके साथ? इसके साथ। इट इज मुझे चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। निकालो भाई क्या आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का इसके साथ यूनियन, यानी इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो पहले मैंने इस पार्ट को लिया 1 2 3 4 5 कर दिया इकट्ठा। अब मुझे इस वाले सेट में से जो बचे उनको बुलाना है, तो 3 तो पहले ही आ गया भाई, 4 भी पहले ही आ गया, बाकी बचा 9। तो दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड के लिए मुझे आई थिंक डायग्राम हटा दूं एक बार। ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी मतलब ए और बी वाले सारे इकट्ठे, तो ए में सब कुछ है 1 2 3 4 5। अब बी में जो बच गया 2 पहले से आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 7 और 9 बचा, मैंने ले आया। फिर मैंने निकाला दैट इज योर ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालो, ए वाले पहले बुला लिए मैंने, सी में 3 पहले आ चुका है, 4 आ चुका है, 9 और 11 बचा। अब इन दोनों का मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको एज ए एक सिंगल सेट की तरह कंसीडर किया मैंने। इन दोनों में कॉमन मैंने ढूंढे इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, 2 भी है, यहां भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 9 भी है। क्या कोई डिफरेंस है दोनों में? हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो होगी ऊपर वाली प्रॉपर्टी। नीचे वाली और देख लो, ठीक है। नीचे वाले में क्या बोला? आई थिंक इसको हटा दूं, सेट में यही रखता हूं एग्जांपल, ठीक है। पहले हम सेट से देख लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम से भी देख लेंगे सेम प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है आई थिंक याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जो हम 9 10th में छोटी क्लासेस में जो करते आए थे ब्रैकेट के साथ, वही काम यहाँ पे करना है, सिंपल, ठीक है। द नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालो पहले, तो बी यूनियन सी मैंने निकाला, दैट इज योर बी को मैंने पहले बुलाया 3 4 7 9। सी में क्या बचा? 3 पहले आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, तो बचा 11 सिर्फ। और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ठीक है। तो मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए मेरे पास ये है, बी सी है, इन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है भाई? 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 नहीं है। तो इट मीन्स द कॉमन इज 2 3 4। दैट्स योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला मैंने, क्या आएगा? ए और बी के बीच में कॉमन 2 3 4, 2 3 4 तीनों कॉमन है, मैंने लिया 2 3 4। ए और सी के बीच में कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी निकाला मैंने। ए और सी के बीच में कॉमन क्या है? 3 है, 4 भी है, बस 3 4। कुछ बट गड़बड़ कर दिया हमने शायद ठीक है, चलो ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 2 3 4 कॉमन है, नहीं सही, बिल्कुल सही चल रहा है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में कॉमन क्या है? 3 और 4 है, मैंने लिख दिया, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का यूनियन चाहिए। इट मीन्स मुझे ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन चाहिए किसके साथ? ए इंटरसेक्शन सी के साथ। यानी इन दोनों को क्या करना है? इकट्ठा करोगे तो पहला सेट तो मेरा एज इट इज आ गया, बाकी क्या बचा? 3 पहले आ चुका है, 4 पहले आ चुका है, इट मीन्स दैट इज आई थिंक सेम है, दैट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का वेन डायग्राम देख लें, इसको हटा दूं सेम एज इट इज वैसे ही करते हैं। ये तीनों सेट ले लिए मैंने, लेट बी दिस इज योर ए
बी एंड सी। सेम एज इट इज यहाँ पे बना लो, ए बी सी। तो ए लिया था, ये मैंने बी लिया, ये मैंने सी। ठीक है, तो दोनों साइड से चेक करते हैं क्या मेरा डायग्राम सेम बन रहा है या नहीं। यहां से देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकालो, बी और सी का यूनियन। बी और सी का यूनियन मतलब जो सी और बी में दोनों में आता है। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो बी और सी में दोनों में आते हैं। हो गया भाई। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के साथ क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो ए और इनके बीच में कॉमन। ठीक है, तो ए कहां है, ये वाला ए रहा, और इन दोनों का यूनियन आ रहा है, ये लाइन यहां से ये जा रही है और ये लाइन यहां से। तो इनमें कॉमन चाहिए जो ए में भी आए और बी सी में भी आए, जो ए में भी आए और बी यूनियन सी मतलब बी सी दोनों में आए। तो इट मीन्स ए वाला, ये देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, जो मेरा ए में भी आता है और जो बी या सी में आता है, बी और सी में आता है। ठीक है, या तो बी में आता है या सी में आता है, और ए में 100% आना चाहिए। ठीक है, तो ए में और बी में, तो दैट इज योर रीजन। और इसको हम बोलेंगे, ये जो आपका डायग्राम है दैट इज योर सेटेड रीजन, दिस पोर्शन इज योर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेम चेक करते हैं क्या इसके इक्वल ये होना चाहिए। मैं निकाला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये दो सेट है, इनके बीच का पार्ट कौन सा है, दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच का पार्ट, तो ये मेरा पार्ट वो है जो ए और सी के बीच का पार्ट है, और इन सबको क्या कर दो यूनियन मतलब इकट्ठा, तो दैट इज योर सेटेड रीजन। आई थिंक ये और ये दोनों सेम है, दैट मीन्स द बोथ थिंग्स आर सेम। तो इसको चाहे आप ये लिखो चाहे इसको ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने ये दो प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन करने में आपको काम आएगी। ठीक है, और उनको हमने दोनों तरीके से प्रूव कर दिया, बाय एन एग्जाम्पल और बाय एन वेन डायग्राम। ठीक है, जो थर्ड मेथड है इनको प्रूव करने का वो हम बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाने के बाद। ठीक है भाई, इसको हटा दूं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं सेट्स के ऊपर, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, ठीक है। लेट मैं बोलता हूं कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, एंड दैट इज योर, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, और मेरा एक सेट ए है, दैट इज लेट मैंने ऑड नंबर ले लिए। अगर मैं मानता हूं फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो ऊपर डैश लगा के, ऊपर बार लगा के, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे, तो तीनों ही रिप्रेजेंटेशन यूज, मोस्ट प्रोबेबली हम ये यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है भाई, ए के अंदर जो चीज ना हो, ए के अलावा सारा कुछ क्या हो, ए के अलावा सारा कुछ। तो मैंने बोला यूनिवर्सल सेट ये है, यानी सब कुछ इसके अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, और ए सेट मेरा ये है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी वो सारे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट होने चाहिए एक्सेप्ट जो ए में है उनको छोड़ के। तो यहां से वो सारे एलिमेंट यहां लिख दो जो ए में नहीं होने चाहिए। 1 ए में है भाई, 2 नहीं है, 2 मैंने लिख दिया। 3 ए में है, 4 मैंने लिख दिया। 5 ए में है, 6 मैंने लिख दिया। 7 ए में है, 8 मैंने लिख दिया। 9 ए में है, 10 मैंने लिख दिया। तो यहाँ वो एलिमेंट नहीं है जो ए में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है। ठीक है, सिंपली अगर आप इस चीज़ को डायग्राम से समझना चाहो तो ये मान लो मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट, और ये मेरा हो गया सेट ए, ये मान लो मेरा सेट ए है। तो इस सेट ए को छोड़ करके बाकी जो बच गए एरिया, दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इस ए सेट को छोड़ दो, बाकी जगह पे मान लो मैं लाइन्स लगा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन आपका है दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज योर वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज योर सेट ए, और सेट ए के बाहर जितना मैंने सर्कल डार्क किया, जहाँ पे लाइनिंग मैंने लगाया, दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को छोड़ के। सिंपल सा एक एग्जांपल लूँ तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मान लो यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, ऑल स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल है जिसके सारे स्टूडेंट मेरे क्या हैं, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब मैंने बोला ए सेट जो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट है, तो मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है मेरा, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 11th क्लास के स्टूडेंट छोड़ दो, बाकी पूरे स्कूल के, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चे एक्सेप्ट 11th वाले नहीं आने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, 11th वाले उसमें नहीं आने चाहिए। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि साइंस स्ट्रीम वाले रुकेंगे, बाकी सारे ग्राउंड में जाएंगे, तो वो वाला काम है।
तो मैंने कि साइंस स्ट्रीम वाले के साथ क्या कर दिया, उनका कॉम्प्लीमेंट जो था उनको सबको ग्राउंड में भेज दिया खेलने के लिए, साइंस वालों को पढ़ने के लिए रोक लिया। तो दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मीन्स उसके अलावा, ठीक है भाई। तो ए कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात समझ में आने चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट का सीधा साधा मतलब है कि ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ, दैट्स इट, ठीक है भाई। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे ये चीज समझ में आई भाई, ठीक है, तो इसको हटा दूं। तो अगर देखो ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यस और नो। ये मेरा ए है, मैंने बोला 11th स्टैंडर्ड और बाकी सारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड को छोड़ के सबको मिला दो तो सारे स्कूल के बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा याद रखना ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए यू, अगर मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड और उसको बाकी छोड़ के, 11th स्टैंडर्ड को छोड़ के बाकी जितने बच्चे हैं, क्या दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए और ए को छोड़ के, तो इट मीन्स उसमें क्या आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों को मिला दो तो यूनिवर्सल सेट, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन कभी भी नहीं होगा। तो दैट इज योर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। द थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लूं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है भाई? मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला, इसको छोड़ के, फिर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, यानी ए के अलावा जितना बचा उसको छोड़ के, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए ही बचेगा ना, दैट्स इट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेता हूं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए होगा, याद रहेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वो किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, तो इसके अलावा क्या बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 5, और वी कैन से 5 का अगर कॉम्प्लीमेंट लेता हूं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी 5 मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं को छोड़ के तो सब कुछ है, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। सिंपल है भाई, आ गया समझ में? तो दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हमने कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, डिसजॉइंट सेट आई थिंक पढ़ा चुका हूं, डिफरेंस ऑफ सेट्स में, इसको हटा दूं। तो लास्ट प्रॉपर्टी आज की, ठीक है, उसके बाद ओवर करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, मेरे पास हमने यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन, यूनियन मतलब सबको इकट्ठा कर दिया, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है वो निकाला, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के क्या बचता है वो निकाला, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी जहां कॉमन नहीं होता उन दो सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। द नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट, यानी दो सेट है उनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। लेट मेरे पास a माइनस बी निकालना है मुझे, ठीक है। लेट मेरे पास एक सेट a है, दूसरा सेट b है, मुझे चाहिए a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई? a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि a माइनस बी का मतलब है कि a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, वो मेरा सेट क्या होगा? a माइनस बी होगा। इट मीन्स इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले मैंने a के सारे एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 लिख लिया। अब b में कौन कौन से वो हटा दो, b में 3 है हटा दिया, b में 4 है हटा दिया, 5 6 तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स a माइनस बी इज 1 2, ठीक है। ठीक है भाई, इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि a माइनस बी क्या होता है? सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। जो एलिमेंट होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? a को बिलोंग करते हैं, बट b को बिलोंग नहीं करने चाहिए। यानी इस सेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये मेरा एक सेट ही है जहां पे x जो है वो a को तो बिलोंग करेगा, x जो है वो a सेट को बिलोंग करना चाहिए, बट x जो है वो b को बिलोंग नहीं करना चाहिए, b को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब मैं इसको बोलूंगा दैट इज योर a माइनस बी। सेम एज इट इज, अगर मुझे b माइनस ए निकालना हो तो
बी माइनस ए निकालना हो तो क्या करूँगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अब आगे जो होता है ना, यानी सारे एलिमेंट जो बी को तो बिलोंग करे बट किसको बिलोंग ना करे, ए को बिलोंग ना करे वो चाहिए। इट मीन्स पहले बी वाला ले लो, मैंने लिया 3 4 5 6, ए वाला कौन कौन सा है, इसमें 3 है 4 है, तो 5 6 बचा, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर 5,6। सिंपल है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ठीक है, लेट मैंने ये सेट ले लिया, दूसरा सेट बी है, दैट इज योर, दैट इज द नेक्स्ट सेट। मुझे निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी से समझ जाओ कि वो सारे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। तो मैंने देखा ए वाला ये है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जो बी में नहीं होना चाहिए, ए बी में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ए मतलब इसमें आएगा। फिर मैंने देखा बी, बी इसमें तो है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आएगा। सी देखा मैंने, सी ए में भी है बट बी में भी है, तो इसका मतलब सी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी क्या बचा, डी इसमें है आएगा, ई भी आ जाएगा, सॉरी डी आएगा, लेकिन ई इसमें भी है तो ई नहीं आएगा, तो क्या बाकी एफ इसमें भी है तो एफ भी नहीं आएगा। इट मीन दैट इज योर ए माइनस बी। यानी वो सारे एलिमेंट जो ए में तो हैं, यानी ए वाले सारे एलिमेंट ले लो, ठीक है, और इसमें से बी वाले निकाल दो। पूरा सेट ए होगा, लेकिन इसमें से जो बी में आते हैं, जैसे ये 3 सेट बी के थे, बी में भी आ रहे हैं, ये मैंने निकाल दी, बाकी जो बचा दैट इज योर ए माइनस बी। एज इट इज बी माइनस ए की बात करूं तो बी में से ए वाले निकालो, ए में कौन कौन सा है, सी है ये हट जाएगा, ई है ये हट जाएगा, एफ है ये हट जाएगा, पी क्यू नहीं है तो दैट इज योर पी कॉमा क्यू, दैट्स योर आंसर। आई बात समझ में भाई। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम से समझो तो देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेट बी योर सेट ए, ये है मेरा सेट बी, तो अगर मुझे निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। इट मीन्स जो सिर्फ ए में हो, यानी मैं किसकी बात बोल रहा हूं कि जो सिर्फ ए में हो। जैसे मैंने बोला कि ये वाले वो एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, ठीक है, इसको अगर मैं छोड़ दूं, मैं ये वाले की बात करूं, देखो सिर्फ ये वाले की, ये वो एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है, तो दिस रिप्रेजेंट योर ए माइनस बी। ये हमेशा आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी, ध्यान रखना। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब है ओनली इन ए, यानी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि कुछ स्टूडेंट हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट है जो फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मान लो 10 स्टूडेंट है मैथ्स पढ़ते हैं, 10 है फिजिक्स पढ़ते हैं, और इनमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, मान लो, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ मैथ्स कितने पढ़ते हैं भाई, सिर्फ मैथ्स, मैथ्स पढ़ते नहीं, सिर्फ मैथ्स कितने पढ़ते हैं, तो मुझे पता है कि टोटल 10 है भाई, 3 फिजिक्स भी पढ़ते हैं, तो कितने बचे, सिर्फ मैथ्स कितने पढ़ते हैं, सिर्फ 7 ही पढ़ते हैं। तो यानी मैंने यहाँ से क्या निकाला, अगर मैं इसको सेट ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, यानी ए माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा 7। सेम एज इट इज अगर मैं बी माइनस ए निकालना चाहूँ, यानी अब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फिजिक्स कितने पढ़ते हैं, तो 3 कॉमन है, 10 माइनस 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7, यानी फिजिक्स भी कितने बच्चे पढ़ते हैं, 7 ही पढ़ते हैं। आई बात समझ में भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ ए माइनस बी, मतलब सिर्फ ए वाले। अगर मैं बोलूँ बी माइनस ए वाले तो मीन्स दिस पोर्सन, तो दिस पोर्सन शो योर बी माइनस ए, मीन्स सिर्फ बी वाले जो सिर्फ बी पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ में, सिर्फ यही काम करते हैं, सिर्फ यही काम, तो दैट इज योर बी माइनस ए। तो ये आई थिंक समझ में आया होगा कि ए माइनस बी, बी माइनस ए निकालना मैंने सिखा दिया, सिंपल सा है। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो पहले सेट ए को एज इट इज लिख लो, ठीक है, ए माइनस बी निकालना है, सेट ए को लिखा, अब इसमें जो जो एलिमेंट बी में दिख रहे हैं वो काट दो, बाकी जो बच गया दैट इज योर ए माइनस बी। एज इट बी माइनस ए निकालना है तो पहले बी के एलिमेंट लिखो, जो ए के हैं वो हटा दो, बाकी जो बचेगा दैट इज योर बी माइनस ए। आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स देख लेते हैं। इसको हटा दो भाई, चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ऐसे, ठीक है, ए डेल्टा बी बोल सकते हो आप इसको, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए।
आपको सिमेट्रिक डिफरेंस की बात की जाए तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है आपका कि ए माइनस बी निकाला मैंने, बी माइनस ए निकाला, फिर इन दोनों का यूनियन लिख दिया। यानी वो सेट, इसमें क्या होंगे, या तो सिर्फ मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने कॉमन वाली चीज़ें हटा दी, यानी जो बच्चे दोनों में पढ़ते हैं, इट मीन्स मैंने ये वाली चीज़ हटा दी कि 7 बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, 7 सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, तो दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट इज 14। यानी 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दोनों नहीं पढ़ते। ठीक है, तो जो दोनों पढ़ते थे उनको मैंने बीच से निकाल दिया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है प्रैक्टिकली। ठीक है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स बी माइनस ए है, ए माइनस बी है, तो ये अगर मैं पूरा डायग्राम की बात करूं, दैट इज योर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दिस इज योर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। ठीक है, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको रिप्रेजेंट ये करेगा। ठीक है, तो दैट इज योर फॉर्मूला। आई थिंक आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी आपके पास है, बी माइनस ए है, तो अगर आपको यहाँ से निकालना हो तो दैट इज योर, इन दोनों का यूनियन मीन्स दोनों को कर दो इकट्ठा, तो ए बी डी पी कॉमा क्यू, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। हो जाएगा भाई, आई थिंक आसान है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आज मैंने मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो खुद से करके ट्राई करें। ठीक है, नहीं आते तो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, लेकिन बेटर रहेगा कि पहले आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, आते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो हम हैं ही करवाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।